नमस्कार। 22 का समर देख रहे हैं हमारे खास शो। मैं हूं कुंदन जमैर। 22 का समर में राजनीति से जुड़ी हुई हर खबर हम आपको दिखाएंगे। नमस्कार, मैं हूं अनामिका पांडे। राजनीति से जुड़ी खबरें इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि चुनाव नजदीक है और ब्लॉक प्रमुख चुनाव में बीजेपी ने बाजी भी मार ली है। सेमीफाइनल के समर में विरोधियों के तमाम दावों के बाद भी शिकस्त से ही दो चार होना पड़ा है विरोधियों को। कुछ ही महीने बाद होने हैं यूपी के विधानसभा चुनाव। ऐसे में इस जीत के क्या है मायने, इस पर अपने रिपोर्टर से चर्चा करेंगे। लेकिन चुनाव के दौरान कैसी तस्वीर उभर कर सामने आई है वो आपको एक रिपोर्ट के जरिए सबसे पहले दिखाते हैं। इन तस्वीरों से चुनाव के सेमीफाइनल की तासीर को समझिए। ये चुनाव पार्टियों के लिए कितना अहम है इसका अंदाजा भी आप लगाइए। दरअसल जो कुछ भी अभी रचा या बुना जा रहा है उसका असर 22 के महासमर में देखने को मिलेगा। जाहिर है पार्टियां हर हद को पार कर रही हैं। हम पूछना चाहते हैं योगी आदित्यनाथ जी से, क्या यही सकारात्मक राजनीति का पहलू है जहां लोगों का पर्चा छीनकर जबरन फाड़ दिया जाए? क्या यही स्वस्थ लोकतंत्र की परिकल्पना है कि लोगों को मारा जाए, पीटा जाए, उसे घुसने न दिया जाए? पूरी तरह देश में जो उत्तर प्रदेश का हाल है किसी से छिपा नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देश से माफी मांगे, लोकतंत्र बहाल करें। सियासी पारा इस कदर गर्म है कि उनकी बानगी दिखी उन्नाव में। ब्लॉक प्रमुख मतदान के दौरान सीडीओ ने एक टीवी चैनल के पत्रकार को दौड़ा दौड़ा कर पीट दिया। बुलंदशहर में तो बीजेपी समर्थकों और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। विधायक ने स्याना सीओ पर विपक्षी दल के प्रत्याशी के पक्ष में वोट कराने का आरोप लगा दिया। बागपत की इन तस्वीरों को भी देखिए, कैसे वोट बचाने के लिए बाउंसरों का सहारा लिया गया। यहाँ बाउंसरों के साथ लग्जरी बस से वोट देने पहुंचे थे बीडीसी सदस्य। अब जान लीजिए ब्लॉक प्रमुख चुनाव क्या है। बीडीसी ही ये चुनाव लड़ सकते हैं। मतदान में सिर्फ बीडीसी ही भाग लेते हैं। ब्लॉक प्रमुख का कार्यकाल 5 साल का होता है। ब्लॉक प्रमुख को अविश्वास प्रस्ताव से हटा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल 75,255 बीडीसी हैं और 825 ब्लॉक प्रमुख के पद हैं। 22 के सियासी समर से पहले सेमीफाइनल चुनाव में सभी जोर आजमाइश में जुटे हुए हैं, लेकिन सत्ता का स्वाद कौन चखेगा इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। हालांकि ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने है। पूरे प्रदेश में माना जा रहा है कि इन्हीं दोनों पार्टियों के बीच सीधा मुकाबला है। हालांकि नामांकन को लेकर जिस तरीके से बवाल हुआ उसको लेकर समाजवादी पार्टी ने भाजपा और योगी सरकार पर यह आरोप लगाया कि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सिंह के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट लखनऊ। और ब्लॉक प्रमुख का चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ब्लॉक प्रमुख चुनाव लड़ाई जो है वो पूरी साख की लड़ाई है। तो ऐसे में ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। दरअसल 5 साल के लिए ब्लॉक प्रमुख का कार्यकाल होता है और पूरे ब्लॉक में विकास की जिम्मेदारी उस पर होती है। ब्लॉक प्रमुख को अविश्वास प्रस्ताव से भी हटाया जा सकता है। बीडीसी लड़ सकता है ब्लॉक प्रमुख का चुनाव और साथ ही वोटिंग में बीडीसी ही शामिल होते, जैसे कि रिपोर्ट में भी हमने आपको दिखाया। तो कुल मिलाकर के अभी तक जो नतीजे सामने आए हैं बीजेपी के लिए बल्ले बल्ले है। मेरठ का रुख कर लेते हैं। अभिषेक हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हमारे साथ दीपक श्रीवास्तव गोरखपुर से जुड़ रहे हैं। दीपक, 20 में से 18 सीटों पर बीजेपी का कब्जा, क्या बताता है ये? जी बिल्कुल, ये बताता है कि बीजेपी का वर्चस्व कितना है। जिस तरह से जिला पंचायत में बीजेपी ने पूरे प्रदेश में जीत हासिल की, उसी तरह से कहीं न कहीं क्षेत्र पंचायत में भी ये जीत हासिल करना उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण था। महत्वपूर्ण इस मायने में भी था कुंदन, क्योंकि जो क्षेत्र पंचायत के चुनाव होते हैं, बीडीसी के जो प्रमुख के चुनाव होते हैं,
वो पार्टियों के पदाधिकारियों के लिए एक प्रतिष्ठा का सवाल होता है। गोरखपुर के 20 ब्लॉकों की अगर हम बात करें तो 20 ब्लॉक में तमाम जो बीजेपी के बड़े पदाधिकारी हैं, दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, उनके परिवार के लोगों ने ये चुनाव लड़ा था। तो निश्चित रूप से पार्टी को अपनी प्रतिष्ठा बचानी थी और यही कारण है कि 20 में से 17 कल ही निर्विरोध चुन लिए गए थे। 3 सीटों पर चुनाव था। इसमें एक आज बेलघाट सीट पर बीजेपी की प्रत्याशी पूजा सिंह विजयी हुई हैं। इसके अलावा 2 सीट बीजेपी को गंवानी पड़ी है। एक निर्दलीय उम्मीदवार ने जो बीजेपी के विधायक है संत प्रसाद, उनकी बहू को हराया है। और बड़हलगंज की अगर बात करें तो वहां पे भी बीजेपी के प्रत्याशी राजीव वो हारे हैं। तो 18 सीटें जीती है बीजेपी। जोश हाई है और ये माना जा रहा है कि पार्टी अब इस जोश को आने वाले 2022 तक भुनाएगी। लोगों के गांव-गांव तक इन्हीं बीडीसी मेंबर्स के जरिए जो प्रमुख चुने गए हैं या फिर जो जिला पंचायत सदस्य और अध्यक्ष चुने गए हैं, उनके जरिए पार्टी की नीतियों को लेके जाने का प्रयास बीजेपी का है। कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री जब आए थे कुंदन गोरखपुर में, तो उन्होंने इसको लेकर एक मीटिंग भी की थी और सीधे तौर पर यही उन्होंने कहा था कि अब ये जीत को कंटिन्यू रखना है तो अभी से इस जोश को, ऊर्जा को बनाए रखिए और जो सरकार की नीतियां हैं, सरकार की जो बातें हैं, अब इन्हीं मेंबर्स के जरिए लोगों तक पहुंचाइए। तो निश्चित रूप से पूरे प्रदेश में जिस तरह से आज बीजेपी की बढ़त हुई है, आज कई जगहों पे बीजेपी ने क्लीन स्वीप भी किया है, तो इसका एक बड़ा मैसेज सरकार ने लोगों तक पहुंचाने की तस्वीरें कई दीपक चौंकाने वाले भी आई हैं, जो उम्मीद नहीं थी कि अगर आप सत्ता में हैं तो ऐसा करेंगे, अच्छा उदाहरण पेश करेंगे, ऐसा दिखा नहीं भारतीय जनता पार्टी की ओर से। मेरठ का रुख कर लेते हैं, अभिषेक भी हमारे साथ जुड़े हैं। क्या खबर है मेरठ से बीजेपी के लिए या दूसरी पार्टियों के लिए, क्योंकि बीजेपी अभी तक जो तस्वीर सामने आई है अभिषेक, वहां तो विन विन सिचुएशन में है। मेरठ में क्या स्थिति है? अनामिका, मैं बता दूं, आपने एक बहुत अहम सवाल अभी किया है बात करते हुए, लेकिन पहले रिजल्ट बता दूं। 12 ब्लॉक थे मेरठ के, जिसमें से 9 पे बीजेपी जीत गई है, 6 पे निर्विरोध हुई, दूसरी पार्टी का पर्चा ही दाखिल नहीं हुआ। जो बाकी 6 बचे उन पे 3 में आज बीजेपी ने जो आज मतदान हुआ उसमें जीत ले ली। बाकी 3 जो जीते हैं वो बीजेपी से बागी होकर, निर्दलीय होकर जीते हैं। अब रहा सवाल कि इसमें क्या वाकई में जीत हो गई है बीजेपी की? जीत वहाँ मानी जाती है जहाँ पब्लिक वोट करे और पब्लिक की वोट से आप जीत जाएं। जब जिला पंचायत के चुनाव हुए पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, बीजेपी 3रे या 4थे नंबर पर रही है। मेरठ की मैं बात कर लूँ, कुल 5 जिला पंचायत सदस्य आ पाए बीजेपी के, 9 आए बसपा के, 7 आए समाजवादी पार्टी के और 5 राष्ट्रीय लोकदल के आए। लेकिन जिला पंचायत अध्यक्ष इसका बना, बीजेपी का बना। और ये बीजेपी के ही शासन में नहीं, जिसकी सरकार होती है उसमें धन, बल और पूरा प्रशासनिक अमला जुटता है और उसके बाद जिला पंचायत अध्यक्ष बन जाता है। सपोज कर लीजिए कि अगर अगले साल 2022 में सरकार चली गई बीजेपी की, तो जैसे ही जिस किसी दल की सरकार आएगी, अविश्वास प्रस्ताव आएगा 1 महीने के अंदर और जिला पंचायत अध्यक्ष हट जाएगा। जैसे 2017 में योगी की सरकार आई, उससे पहले समाजवादी पार्टी ने जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव कराया था। मेरठ में जिला पंचायत अध्यक्ष सपा नेता अतुल प्रधान की पत्नी बनी थी, लेकिन जैसे ही बीजेपी की गवर्नमेंट आई, 15 दिन के अंदर अविश्वास प्रस्ताव आ गया और बीजेपी का कैंडिडेट कुलबीर सिंह जिला पंचायत अध्यक्ष बन गया। तो इससे जो उत्साहित हो रहे हैं वो या तो बीडीसी और जिला पंचायत चुनाव को जानते नहीं हैं, लेकिन इतना ज़रूर है, जीत वहां मानी जाती है जहां पब्लिक वोट करती है और उन वोटों से। बिल्कुल इनडायरेक्ट चुनाव है ये, और इनडायरेक्ट चुनाव में जो रणनीति है वो बेहतर बनाने में बीजेपी कामयाब रही है। और जहां पर डायरेक्ट हुए, जहां पर मतदाताओं ने अपने सदस्यों को चुना है, वहां पर बीजेपी के लिए अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा। उसके बाद डैमेज कंट्रोल के लिए बीजेपी ने तमाम कोशिशें की है, लेकिन एक मैसेज तो जाता ही है। शुक्रिया अभिषेक और शुक्रिया दीपक इस खबर पर जानकारी देने के लिए आपका। तो प्रदेश के राज्य विधि आयोग ने यूपी जनसंख्या विधेयक 2021 का ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया है। इस ड्राफ्ट में यूपी में जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानूनी उपायों के रास्ते सुझाए गए हैं। राज्य विधि आयोग ने बाकायदा इसका ड्राफ्ट सरकारी वेबसाइट पर अपलोड किया है और 19 जुलाई तक जनता से राय भी मांगी गई है। प्रदेश के राज्य विधि आयोग ने उत्तर प्रदेश जनसंख्या विधेयक 2021 का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। जल्द ही आयोग इसे अंतिम रूप देने के बाद राज्य सरकार को सौंप देगा।
यूपी जनसंख्या विधेयक ड्राफ्ट के मुताबिक अगर परिवार के अभिभावक सरकारी नौकरी में हैं और नसबंदी करवाते हैं तो उन्हें अतिरिक्त इंक्रीमेंट, प्रमोशन, सरकारी आवासीय योजनाओं में छूट, पीएफ में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन बढ़ाने जैसी कई सुविधाएं देने की सिफारिश की गई है। इस ड्राफ्ट के मुताबिक 2 से ज्यादा बच्चे होने पर सरकारी नौकरियों में आवेदन से लेकर स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने तक रोक लगाने का प्रस्ताव है। प्रोत्साहन का सवाल है। प्रोत्साहन में अगर सरकारी सेवक है तो उसको 2 अतिरिक्त इंक्रीमेंट मिलेंगे। विकास प्राधिकरण की योजनाओं में उसको वरीयता पर प्लॉट या फ्लैट आवंटन होगा। गवर्नमेंट से आसान किस्तों पर उसको लोन मिलेगा। बच्चों की शिक्षा और बच्चों का स्वास्थ्य, इसका भी फ्री इंतजाम होगा। इसके अलावा जो लोग इस नीति को नहीं अपनाएंगे, बाध्यता कोई नहीं है, अगर कोई व्यक्ति नहीं अपनाना चाहता तो वो स्वतंत्र है। तो अगर कोई व्यक्ति नहीं अपनाएगा तो हमारा प्रस्ताव ये है कि उसका राशन कार्ड 4 यूनिट तक सीमित कर दिया जाए और राज्य सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका लाभ उनको न दिया जाए। विधि आयोग ने बकायदा इसका ड्राफ्ट सरकारी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है और 19 जुलाई तक जनता से राय मांगी गई है। स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये ड्राफ्ट किसी भी जाति, धर्म या समुदाय को टारगेट करके नहीं बनाया जा रहा है। हमारे नज़र में सर्वधर्म समभाव है और सभी व्यक्तियों को 2 बच्चों की नीति अपनानी चाहिए। यूपी जनसंख्या विधेयक ड्राफ्ट ऐसे समय में पेश किया गया है जब 11 जुलाई को योगी सरकार नई जनसंख्या नीति जारी करने जा रही है। जो नियंत्रण की बात होती है तो क्या किसी एक धर्म, एक जाति और एक क्षेत्र की होती है क्या? ये तो देश की जनसंख्या को जो है वो जागरूकता पैदा करने, उसको नियंत्रण करने की बात होती है। जनता के लिए कोई काम तो किया नहीं, जनता की समस्या का तो कोई समाधान किया नहीं। अब चूंकि यहाँ पे चुनाव आ गया है, अब चुनाव में जनता के असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये सिर्फ मार्केटिंग इवेंट करते हैं। इनको जनता की समस्या से कोई लेना देना नहीं है। 2 बच्चों वाले दंपत्ति अगर सरकारी नौकरी में नहीं हैं तो उन्हें पानी, बिजली, हाउस टैक्स, होम लोन में छूट और अन्य सुविधाएं देने का प्रस्ताव है। वहीं एक संतान पर खुद से नसबंदी कराने वाले अभिभावकों को संतान के 20 साल तक मुफ्त इलाज, शिक्षा, बीमा, शिक्षण संस्था और सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता देने की सिफारिश है। अगर इस पर नियंत्रण हुआ तो देश की स्थिति आने वाले वक्त में बहुत मजबूत होगी। इस कानून से फायदा हुआ, हमें तो कोई लाभ मिलेगा नहीं। राय यह है इस कानून से कि कम बच्चे होंगे तो तरक्की होगी। अगले साल विधानसभा चुनाव है, उससे ठीक पहले इतना बड़ा निर्णय कुछ वोटर को नाराज कर सकता है, लेकिन बीजेपी सरकार ने सियासी नफा नुकसान की परवाह किए बगैर इतने बड़े फैसले पर अमल शुरू कर दिया है। लखनऊ से अविनाश सिंह के साथ टीम न्यूज स्टेट। तो अब राजनीति भी शुरू हो गई है। जनसंख्या विधेयक ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। ड्राफ्ट सरकारी वेबसाइट पर अपलोड भी कर दिया गया, वहां पर आप सुझाव दे सकते हैं। साथ ही 19 जुलाई तक जनता से राय भी मांगी गई है। 2 से अधिक बच्चे होने पर क्या होगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब इस ड्राफ्ट में है। और नसबंदी कराने पर इंक्रीमेंट और प्रमोशन भी तय है, ये मान लीजिए। अविनाश हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं। अविनाश, चुनाव से ठीक पहले जनसंख्या पॉलिसी ड्राफ्ट और सरकारी वेबसाइट पर इसे अपलोड करना विपक्षी कैसे देख रहे हैं, और क्या तमाम लोग हैं प्रदेश के हर संप्रदाय से जो जुड़े लोग हैं, क्या इसे वेलकम कर रहे हैं? देखिए, विपक्ष शुरू से ही इस मुद्दे का विरोध कर रहा है। हालांकि विपक्ष इस पर ज़्यादा सवाल ना खड़ा कर सके, यही वजह है कि विधि आयोग के द्वारा जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है उसे अपलोड कर दिया गया है वेबसाइट पर, ताकि जो आम लोग हैं वो अपना रिस्पांस, अपनी प्रतिक्रिया और अपना सुझाव इस ड्राफ्ट के प्रति दे सकें। और विधि आयोग का यह कहना है कि अभी तक जो रिस्पांस मिला है लोगों का वो काफ़ी पॉजिटिव है और इस बात की पूरी संभावना है अनामिका की 15 अगस्त से पहले इस ड्राफ्ट को मुख्यमंत्री के पास मंजूरी के लिए भेज दिया जाएगा। और जिस तरीके से आपने देखा कि सरकार के अलग अलग मंत्रियों का बयान आ रहा है जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर, तो वैसे में इस बात की प्रबल संभावना जताई जा रही है कि जनसंख्या नियंत्रण बिल को सरकार पास कर देगी, यानी कि ये कानून चुनाव से पहले। राजनीति भी इस पर हो रही है, लेकिन चुनाव नजदीक है। आरोप यह है कि सरकार लाभ लेने की कोशिश करेगी, लेकिन विपक्ष के पास भी मुद्दे कहीं है सरकार को घेरने के लिए। धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।